और बताओ मेरे प्यारे लाडलों, क्या हाल है सब? तो कैसे हो आप सबके सब, एक बार ज़रूर मेरे को बताओ, ठीक है। और देखो, अब हमारा कार्टोग्राफी कंप्लीट होने वाला है। कल मैं कार्टोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा 3 बजे वाली क्लास में। रात को 10 बजे वाली क्लास होगी जो हमारी नई क्लास होगी, GIS से रिलेटेड होगी, ठीक है। देखो, कार्टोग्राफी में हम यही पढ़ेंगे, बाकी अभी तो वैसे जो स्टैटिकल है, वो स्टैटिकी जो सांख्यिकी भूगोल है, वो भी हम कार्टोग्राफी भी मान सकते हैं, उसको अलग से भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो हमारा कल 3 बजे वाली क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। मैप प्रोजेक्शन बचा हुआ है। मैप प्रोजेक्शन का मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसका कारण ये है क्योंकि मैप प्रोजेक्शन नेट जेआरएफ में नहीं आता, केवल कॉलेज लेक्चरर में। तो वो उसको अच्छे से समझा दूंगा, बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, तो आपको सब कुछ वहीं से याद हो जाएगा। बाकी आप कहोगे तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चावचों का प्रदर्शन, कि उच्चावच को हम कैसे दिखाते हैं, उच्चावच को दिखाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के साथ मिलकर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चावच प्रदर्शन के अंतर्गत धरातल की त्रिविमीय आकृति को मानचित्र अथवा किसी अन्य समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान से सुनो, उच्चावच प्रदर्शन के अंतर्गत धरातल की त्रिविम आकृति को मानचित्र अथवा किसी अन्य समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो उच्चावच है, उच्चावच का मतलब होता है क्या, मैं समझाता हूँ। ये क्या है, सब उच्चावच है। किस पर? पृथ्वी के धरातल पर। कहीं पर गर्त हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर पठार है, तो ये सब क्या है, उच्चावच है, ठीक है। तो पृथ्वी के धरातल पर जो असमानताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उन सभी को दिखाना, या पृथ्वी के धरातल पर जितनी भी असमानताएं, विषमताएं हैं, वो समस्त क्या है, उच्चावच है, जिसको हम धरातलीय उच्चावच भी बोलते हैं, ठीक है। तो उच्चावच का प्रदर्शन के लिए बहुत सारी विधियां हैं जिनका हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एक प्रणाली है हेस्योर प्रणाली। तो सबसे पहले तो इस लाइन के आप जितनी लाइन खींचना चाहो इस टॉपिक की, उतनी खींच दो। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के वे से, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये आप बात दिमाग में सेट कर लो। इस विधि के अंतर्गत बारीक एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावचों का प्रदर्शन किया जाता है। हेस्योर प्रणाली में उच्चावच का प्रदर्शन कैसे किया जाता है? इसके भाई साहब, इस विधि में क्या होती है, अनेक बारीक बारीक और पास पास में क्या खंडित रेखाएं खींची जाती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, और वो भी खंडित होती हैं, और वो भी कैसे होती है, बिल्कुल पास पास में होती है, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास में होती हैं, ठीक है। तो हेस्योर प्रणाली में जो उच्चावच है उसको दिखाने के लिए बिल्कुल बारीक बारीक खंडित रेखाएं खींची जाती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होती है। इसके अलावा पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच को प्रदर्शन किया जाता है। पर्वतीय छायाकरण का मतलब होता है जैसे छाया के द्वारा, जो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, जो भाग जितना अधिक डार्क होगा उसमें उतना ही अधिक ढलान होगा, जो भाग कम डार्क होगा उसमें कम ढलान होगा, ठीक है। इसी विधि में मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूं आपको ये बात भी। और इसके अलावा देखो भाई साहब, हेस्योर बनाने के मूल नियमों का प्रतिपादन। तो हेस्योर बनाने का मूल नियम किसने प्रतिपादित किया था? हेस्योर बनाने के मूल नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो थे लेहमान महोदय। एक महोदय थे जिनका नाम था लेहमान, और उन्होंने उच्चावचों के प्रदर्शन के लिए क्या किया था? नियमों का प्रतिपादन किया था। एक हेस्योर बनाने के लिए मूल नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ओवरऑल अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें, हेस्योर प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? लेहमान महोदय ने। हेस्योर प्रणाली किसने दी थी? लेहमान महोदय ने। हेस्योर बनाने के मूल नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? लेहमान महोदय ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हेस्योर विधि बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त होती है। जो हेस्योर विधि है ना, वो बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त होती है। बड़ी मापनी क्या होती है? वृहद मापनी, लघु मापनी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हेस्योर विधि बड़ी मापनी पर बने मानचित्रों के लिए उपयुक्त होती है। इस प्रणाली में दो रेखाओं के बीच का रिक्त स्थान ढाल के कोण के अनुपात में होता है, और दो रेखाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो ढाल के कोण के अनुपात में होता है। किसके? ढाल के कोण के अनुपात में होता है। मैं बताता हूँ,
जैसे ये धरातल है, ये ढाल है, ठीक है। तो इसके बीच का जो कोण है उसके अनुपात में होता है क्या, दो रेखाओं के जो बीच का रिक्त स्थान है वो। तो दो रेखाओं के बीच का जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान ढाल के कोण के बीच के अनुपात में होता है, ठीक है। इसका अनुपात, ये कोण और ये दूरी, ये आपस में क्या होती हैं, अनुपात में होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। और भाई साहब ये जो रेखाएं होती हैं ना, समुच्चय जो हैसूर प्रणाली में जो बारीक बारीक खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। अब ये होगा कि भाई ये बारीक बारीक क्यों है, ये रेखाएं कितनी कितनी मोटाई में खींची जा रही हैं, तो ये सब किस पर निर्भर कर रहा है, ये गणितीय विधि के द्वारा। उन रेखाओं की मोटाई किसके द्वारा निश्चित की जाती है, गणितीय विधि के द्वारा, मैथमेटिकल मेथड के द्वारा, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड या गणितीय विधि के द्वारा उन रेखाओं की जो मोटाई है वो निश्चित की जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो भाई साहब, देखो इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। जो रेखाएं हैं उनकी मोटाई को गणितीय विधि के द्वारा निश्चित किया जाता है। 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भाग को मानचित्र में पूर्णतः काला कर दिया जाता है। ध्यान से सुनना, 45 डिग्री से यदि अधिक का कोण बन रहा है, किस किस में, रेखाओं के और धरातल के बीच में, रेखाओं के और धरातल के बीच में यदि 45 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है तो उस भाग को किसके द्वारा दिखाया जाता है, पूर्णतः काला कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल ब्लैक कलर के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। धरातल पर जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा हैसूर प्रणाली से बने मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक भारी या काला प्रतीत होगा, ठीक है। जितना ज्यादा कोण बनेगा ढाल के और धरातल के बीच में, ठीक है, जितना अधिक कोण बनेगा, 45 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा तो वो पूर्णतः काला रहेगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर एक साइड 46 डिग्री का कोण बना और एक जगह बन गया 100, सपोज डेट मान लिया 79 डिग्री का, 170 डिग्री का, एक जगह बन रहा है 46 डिग्री का कोण, तो क्या दोनों समान ब्लैक कलर में दिखाए जाएंगे? नो, ये कम ब्लैक होगा, ये उससे भी ज़्यादा ब्लैक होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री से ऊपर का कोण पूर्णतः काला होगा और जितना अधिक ढाल के बीच का कोण होगा, जितना अधिक ढाल होगा वह हैसूर प्रणाली में बने मानचित्र में उतना ही अधिक ब्लैक होगा। जितना ज़्यादा ढाल होगा उतना ही अधिक काला होगा। क्या होगा? जितना ज़्यादा ढाल उतना ही अधिक काला होगा, ठीक है। सॉरी मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया, दोबारा से देखना, ठीक है। ये लाइन एक तो कि 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भाग को मानचित्र में पूर्णतः काला कर दिया जाता है। धरातल पर जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा हैसूर प्रणाली से बने मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक भारी या काला होगा। अब मैं बताता हूं भाई साहब, ये हमारा धरातल है, इस पर ये क्या है, कोई रेखा खींची हुई है, कोई धरातल है, तो ये क्या है, अधिकतम ढाल है। ये क्या है, ढाल कम हो गया, यहाँ पर ढाल ज़्यादा हो गया, यहाँ ढाल ज़्यादा हो गया। अब इस तरीके से देखो इन सभी रेखाओं को, सबसे कम ढाल यहाँ पर, इससे ज़्यादा ढाल यहाँ पर, इससे ज़्यादा ढाल यहाँ पर, इससे ज़्यादा यहाँ पर, इससे ज़्यादा यहाँ पर, इससे ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भाग को मानचित्र में पूर्णतः काला कर दिया जाता है। और यहाँ पर निचली लाइन में क्या बोला कि जितना अधिक ढाल होगा हैसूर प्रणाली के मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक काला होगा। अब दोनों लाइनों को समझो, ठीक है। दोनों लाइनों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया था हमने, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को मॉडिफाई करता हूं, ठीक है। ये क्या बना, 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण। इसको यदि हम बीच में एक लाइन और खींच दे इसके, तो अब ये क्या बन गया, 45 डिग्री का कोण ये बन गया, 45 डिग्री का कोण ये बन गया, ठीक है। अब भाई साहब जो यदि ढाल इसके बीच में, मतलब यदि ढाल 0 से 45 के बीच में, तो वो भाग पूर्णतः काला नहीं होगा। लेकिन यदि कोई भाग इस 45 से 90 के बीच में है, 45 से 90 के बीच में, तो वो भाग क्या है, पूर्णतः काला है।
ठीक है, क्या है, पूर्णतः काला है। अब आप बोलोगे कि सर 90 के बाद में यहाँ पर 91, 92, 93, 94, 95, इस तरीके से ये 180 तक आ गया। अरे भाई लोगों, वहाँ पर वापस ये फिर 45-45 में डिवाइड हो रहा है, ध्यान रखना, ये फिर 45-45 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक ढाल कहाँ पर होता है, सर्वाधिक ब्लैक कितने डिग्री के ढाल पर बनेगा। ये क्वेश्चन आ जाए कि हेसुर प्रणाली से बने मानचित्र में कोई भी भाग पूर्णतः काला कितने डिग्री पर बनेगा, तो वो बनेगा 90 डिग्री पर, क्योंकि किसी भी वस्तु का मैक्सिमम ढाल क्या होता है, जब वो उसके ऊपर खड़ाई हो गया, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ढाल है। ये क्या है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर ढाल है। बाकी ये भी तिरछा ढाल है, ये भी तिरछा ढाल है। यदि मैं पूछूं कि भाई साहब इन तीनों रेखाओं में कौन कौन में, मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब इन तीनों रेखाओं में सर्वाधिक ढाल किसमें, तो सर्वाधिक ढाल इसमें, इन दोनों में क्या है, तिरछा ढाल है। ठीक है, तो सर्वाधिक ढाल 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप चाहे वैसे भी याद कर लो कि 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भाग को मानचित्र में पूर्णतः काला कर देते हैं, और धरातल पर जो भाग जितना अधिक ढाल वाला होगा हेसुर प्रणाली से बने मानचित्र में वह भाग उतना ही अधिक काला या भारी होगा। अब हम पढ़ते हैं पर्वतीय छायाकरण। ये क्या होता है, देखो पर्वतीय छायाकरण, इसका एक उपनाम है प्लास्टिक छायाकरण। क्या होता है, प्लास्टिक छायाकरण। इस विधि से प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, पर्वतीय छायाकरण, इसको प्लास्टिक छायाकरण भी कहते हैं, और इस विधि में प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान दिखते हैं। जो पर्वतीय छायाकरण में जो उच्चावच दिखते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, जैसे बिल्कुल ऊपर से फोटो लिया हुआ हो। आप कभी ऊपर से फोटो लेकर देखना, ठीक है, आप कभी भी ऊपर से फोटो लेकर देखना बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर, तो आपको जिस तरीके की आकृति दिखेगी ना, वो आकृति बिल्कुल कैसी होगी, पर्वतीय छायाकरण के समान होगी। कैसी होगी, पर्वतीय छायाकरण के समान। तो इस विधि में प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। यह विधि छोटी मापनी पर बनाए गए मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। और पर्वतीय छायाकरण में, जो पर्वतीय छायाकरण की विधि है, यह छोटी मापनी पर बनाए हुए मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, इनको ध्यान से पढ़ना है भाई साहब, पेपर में ये चीज पूछता है, चाहे नेट जेआरएफ वाले हो और चाहे कॉलेज लेक्चर वाले, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रेकोग्राफिक विधि है। कौन सा, ट्रेकोग्राफीय विधि। ट्रेकोग्राफीय विधि क्या है, मानचित्र में औसत ढाल एवं आपेक्षिक उच्चावच दोनों को ही चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। ट्रेकोग्राफीय विधि में क्या होता है, इसमें मानचित्र में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच दोनों का चित्र के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो यदि मानचित्र में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच दोनों का प्रदर्शन होता है तो वो कौन सी विधि है, ट्रेकोग्राफी विधि। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है कि ट्रेकोग्राफी विधि का प्रयोग किस किस में किया जाता है, तो मानचित्र में औसत ढाल और आपेक्षिक उच्चावच को दिखाने के लिए ट्रेकोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलान से करता है, वो मिलान करके पूछवाता है, वो इस तरीके से पूछ लेता है कि लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाओ। ठीक है, यहाँ पर ट्रेकोग्राफी विधि दे दिया, मोर्फोग्राफिक विधि दे दिया, और 2-3 विधि दे देगा, इस साइड उनकी विशेषताएं दे देगा, और फिर कहेगा कि मिलान करो। ठीक है, तो ट्रेकोग्राफिक विधि किस काम में आती है, आपेक्षिक उच्चावच और औसत ढाल को दिखाने के लिए। अब हम बात करते हैं आकृतिक विधि, जिसको मोर्फोग्राफिक मेथड बोलते हैं। क्या, मोर्फोग्राफिक मेथड या आकृतिक विधि। ध्यान से सुनना भाई लोगों, ठीक है, अब दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, मैं पढ़ता हूं भाई साहब। इस विधि के अंतर्गत स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र के या मानचित्र में दृश्य भूमि का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत स्थलाकृतिक लक्षणों से मिलते जुलते प्रतीकों के द्वारा मानचित्र में दृश्य भूमि का प्रदर्शन किया जाता है। अब कैसे भाई साहब, ये हमारा कोई मानचित्र है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये धरातलीय भाग है। सपोज डैट आप अपने गांव का मानचित्र बना रहे हो, ये आपके गांव का मानचित्र है और ये आपका गांव है। आपके गांव में यहाँ पर आपका मकान है, आप क्या करोगे, यहाँ पर एक मकान बनाओगे,
आपके गांव में आपके मकान के पास में क्या एक पेड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप मानचित्र में एक पेड़ बनाओगे छोटा सा। फिर आपके गांव में क्या है, एक मंदिर है आपके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने घर से अपोजिट साइड में क्या करोगे, एक मंदिर बनाओगे मानचित्र में, ठीक है। मतलब जो वास्तविक धरातल पर है उसी तरह से आकृति बनाकर मानचित्र में दिखाना। जैसे आपका घर है तो आपने घर का जैसा मानचित्र में एक प्रतीक बना दिया, पेड़ है तो पेड़ का सा डायग्राम बना दिया मानचित्र में, यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर आपने एक मंदिर का जैसा या मंदिर से मिलती जुलती आकृति बना दी, ठीक है। तो वास्तविक आकृति से मिलती जुलती कोई भी प्रतीक चिन्ह बनाकर या कोई भी प्रतीक बनाकर मानचित्र में दृश्य भूमि को दिखाना। उसके बाद आता है मोर्फोग्राफिक मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग ए.के. लोबेक द्वारा किया गया था। जो मोर्फोग्राफिक मेथड है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ए.के. लोबेक ने किया था। जिसने, ए.के. लोबेक ने। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक स्थलाकृतिक लक्षणों के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्रों पर आधारित होते हैं। और इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक स्थलाकृतिक लक्षणों के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए फोटो चित्रों पर आधारित होते हैं। दोबारा से मैं बोलकर दिखा रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले प्रतीक स्थलाकृतिक लक्षणों के 45 डिग्री के कोण पर लिए गए वायु फोटो चित्रों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ये वाली, जो ये वाली बात है ना, ये दो वाली बात, ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। भाई साहब निशान लगा लो इसको भी, मतलब इसके क्या, मैं अब ये जो अब तक पढ़ाई हूँ ना सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल बात ये है, ठीक है। एक होती है स्थानिक ऊंचाई जिसको हम स्पॉट हाइट बोलते हैं। मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ठीक है। मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। मैं आगे बताने वाला हूं डायग्राम से कि स्थानिक ऊंचाई कौन सी है और बेंचमार्क कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं तल चिन्ह या बेंचमार्क, ठीक है। अब देखो भाई साहब, तल चिन्ह या बेंचमार्क, तल चिन्ह द्वारा दीवार, खंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तल चिन्ह द्वारा दीवार, खंभों आदि पर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। दोनों में अंतर देखना मैं बताऊंगा आगे आपको। मानचित्र में किसी तल चिन्ह की स्थिति को BM अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना जब मिलान का क्वेश्चन आता है तो उसमें यदि वो स्पॉट हाइट दे रहा है तो वो बेंचमार्क जरूर देगा, ठीक है। देखो दोनों में अंतर देख लो थोड़ा सा, मैं दोबारा से यहाँ देखना एक बार। मानचित्र में धरातल से किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को, मानचित्र में धरातल के किसी स्थान, ठीक है, धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु। अरे भाई साहब ये आपके धरातल पर क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। आप इस पर्वत की ऊंचाई निकालना चाहते हो कहाँ से, समुद्र तल से। कहाँ से, समुद्र तल से। तो ये क्या है, स्पॉट हाइट है। क्या है, स्पॉट हाइट। कि पृथ्वी के धरातल के किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्पॉट हाइट का। किसका, इसको स्पॉट हाइट कहते हैं। बेंचमार्क क्या होता है कि किसी भी खंबे, किसी खंबे या किसी दीवार के ऊपर अंकित किसी चिन्ह, वो चिन्ह यहाँ पर ही हो सकता है, वो चिन्ह यहाँ भी हो सकता है, वो चिन्ह यहाँ भी हो सकता है, वो चिन्ह यहाँ भी हो सकता है। तो अंकित चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। तो किसी खंबे या किसी दीवार के ऊपर अंकित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है, बेंचमार्क कहलाती है, जिसको मानचित्र में BM के द्वारा दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है, कोई पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत की
पृथ्वी के धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई स्पॉट हाइट, किसी खंबे या दीवार पर स्थित किसी चिन्ह की समुद्र तल से ऊंचाई बेंचमार्क। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब मैं पढ़ाता हूं आपको आकृतिक रेखाएं। ये क्या होती हैं भाई साहब? फॉर्म लाइन। आकृतिक रेखाएं मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृतिक रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती हैं। अतः आकृति रेखाएं दो समोच्च रेखाओं के मध्य में स्थित किसी बिंदु की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई बतलाती हैं। दोबारा से सुन लो मेरे प्यारे साथियों इस लाइन को। आप आकृति रेखाएं क्या होती हैं? ध्यान से सुनो। मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में समोच्च रेखाओं के बीच में खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं आकृति रेखाएं कहलाती हैं। अतः आकृति रेखाएं दो समोच्च रेखाओं के मध्य में स्थित किसी बिंदु की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई बताती हैं। क्या बताती हैं? कि अतः आकृति रेखाएं दो समोच्च रेखाओं के मध्य स्थित किसी बिंदु की समुद्र तल से अनुमानित ऊंचाई बताती हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं? ये भी ध्यान से सुनो प्यारे साथियों। समोच्च रेखाएं समुद्र तल से धरातल के समान, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। समोच्च रेखाएं काउंटर लाइंस क्या होती है? कि समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। सपोज डैट ये हमारा धरातल है, ये क्या है? कुछ समान ऊंचाई वाले स्थान है। इन सभी स्थानों की ऊंचाई कितनी? 50-50 मीटर है। तो इन समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है, काउंटर लाइन कहलाती है। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। ठीक है, मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह आपको ध्यान में रखना है कि मानचित्र में उच्चावच को दिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट विधि है वो है समोच्च रेखीय विधि। उसके बाद मैं आगे बात करूं, बहुत प्यारी बात लिखी है यहाँ पर मैंने। देखो, मानचित्र में पास पास खींची गई समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को बताती हैं। इसके विपरीत कम प्रवणता वाले भागों में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, यदि कहीं पर समोच्च रेखाएं पास पास खींची गई हैं मतलब वो तीव्र ढाल को दिखा रही हैं, और यदि कहीं समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची गई हैं, अधिक अंतराल पर खींची गई हैं, तो वो कम ढाल को दिखा रही हैं। एक डायग्राम से समझाऊं तो मैं, ठीक है, अब ये देखो, यहां पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में, धीरे धीरे हम इस साइड जा रहे हैं तो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब समोच्च रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ढाल तीव्र है। जैसे जैसे समोच्च रेखाएं एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही क्या हो रहा है? ढाल कम होता जा रहा है। मतलब जहाँ पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में वहाँ तीव्र ढाल है, जहाँ समोच्च रेखाएं दूर दूर है वहाँ पर न्यूनतम ढाल है। अब उसके बाद हम आगे बात करें, समोच्च रेखीय विधि के अंतर्गत विभिन्न ऊंचाई कटिबंधों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखीय विधि के अंतर्गत विभिन्न ऊंचाई कटिबंधों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर्स का प्रयोग किया जाता है। नीचे किया जाता है, नीचे भागों से ऊंचे भागों की ओर क्रम से। भाई साहब, समोच्च रेखा में क्या होता है? कलरों को दिखाने के लिए, ऊंचाई को दिखाने के लिए, विभिन्न उच्चावचों को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के कलरों का प्रयोग किया जाता है। समोच्च रेखाओं में उच्चावच को दिखाने के लिए, ऊंचाई को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के कलरों का प्रयोग किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन तो नेट जेआरएफ वालों के लिए भी जरूरी है, तो वो भी ध्यान से पढ़ना। जो मैं अब तक पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा नेट वालों के लिए भी जरूरी है और कॉलेज लेक्चर वालों के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये है नीचे भाग से ऊंचे भाग की ओर। यहाँ पर बिल्कुल ऊंचा वाला भाग है, यहाँ पर बिल्कुल नीचा वाला भाग है। ठीक है, तो यदि समोच्च रेखाएं बिल्कुल नीचे हैं तो वो हरे कलर से, फिर समोच्च रेखाएं पीले कलर से, फिर भूरा कलर, फिर लाल कलर, फिर बैंगनी कलर। ठीक है, तो सबसे अधिक ऊंचाई को दिखाने के लिए कौन से कलर की समोच्च रेखाएं होंगी? बैंगनी कलर की। सबसे नीचे वाले भाग को दिखाने के लिए कौन से कलर की समोच्च रेखाएं होंगी? हरे रंग की। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, एक बार आंख बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है, सबसे नीचे वाले भाग को दिखाने के लिए कौन से कलर की समोच्च रेखाएं होंगी? हरा कलर की। उससे ऊंचे वाले भाग को दिखाने के लिए पीले कलर की। उससे ऊंचे वाले भाग को दिखाने के लिए भूरा कलर की। उससे ऊपर वाले भाग को दिखाने के लिए लाल कलर की। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले भाग को दिखाने के लिए कौन से कलर की समोच्च रेखाएं होंगी? बैंगनी कलर की। कौन से कलर की? बैंगनी कलर की। ठीक है, तो ये था समोच्च रेखाओं के बारे में। अब भाई साहब आया है समोच्च रेखाओं के द्वारा उच्चावच लक्षणों का निरूपण। किसके द्वारा? समोच्च रेखाओं के द्वारा उच्चावच लक्षणों का निरूपण। यहां पर हम पढ़ेंगे शंक्वाकार फाड़ी। ठीक है, समोच्च रेखाओं के द्वारा उच्चावच लक्षणों का निरूपण। किसका? समोच्च रेखाओं के द्वारा उच्चावच लक्षणों का निरूपण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शंक्वाकार पाड़ी, कोनिकल हिल। शंक्वाकार पाड़ी के बारे में सबसे पहले तो ये बात सुनो, ध्यान से सुनो। शंकु के आकार की पाड़ी नुमा आकृति। कैसी आकृति होती है? शंकु के आकार की पाड़ी नुमा आकृति होती है। इसे दर्शाने वाली समोच्च रेखा सकेंद्रीय वृत्त बनाती है और लगभग समान दूरी पर खींची जाती हैं। ठीक है, और इसे दिखाने के लिए जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो सकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं और लगभग समान दूरी पर खींची जाती हैं। समोच्च रेखाओं का मान केंद्र की ओर बढ़ता जाता है, और जो समोच्च रेखाएं हैं उनका मान किधर की ओर बढ़ता जाता है? केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। अब देखो यहाँ पर सारी बातें देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक शंकु के आकार की पहाड़ी बन रही है। ठीक है, इस शंकुआकार पहाड़ी को दिखाने के लिए सकेंद्रीय वृत्ताकार क्या है? समोच्च रेखाएं कैसी हैं? वृत्ताकार हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो समोच्च रेखाएं ये क्या है? समान अंतराल पर हैं। क्या है? समान अंतराल पर हैं। क्या है? समान अंतराल पर है। इसके अलावा इन समोच्च रेखाओं का जो मान है वो केंद्र की ओर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पर 100 था, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 400, यहाँ 300, यहाँ 200, यहाँ 100। ठीक है, तो समोच्च रेखाओं का मान है जो केंद्र की ओर बढ़ता जा रहा है। शंकु के आकार की पहाड़ी नुमा आकृति बनती है। ठीक है, और इसे दिखाने वाली समोच्च रेखाएं सकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं और लगभग समान दूरी पर खींची जाती हैं। उसके बाद आता है ज्वालामुखी पहाड़ी। इसमें क्या हो रहा है भाई? ज्वालामुखी पहाड़ी में सबसे पहले तो ये ज्वालामुखी पहाड़ी की आकृति देख लो। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस आकृति को देखकर आप सारी थ्योरी समझ जाओगे। ये क्या है? ज्वालामुखी पहाड़ी है। अब मैं एक बार ये पढ़ के बताता हूँ आपको। यह भी शंक्वाकार पहाड़ी के समान होती है, लेकिन इसके शीर्ष पर एक विवर पाया जाता है, एक गर्त पाया जाता है। देख लो भाई, शंक्वा के आकार की पहाड़ी है, लेकिन इसके शीर्ष पर क्या है? एक विवर है, एक गर्त है, एक खड्डा है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं भी लगभग सकेंद्रीय वृत्त ही होती हैं और उनका मान भी केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है? उनका मान भी केंद्र की ओर बढ़ता जाता है, लेकिन शिखर पर विवर के कारण एक दो समोच्च रेखाओं का मान घट जाता है। ठीक है, क्या होता है? बिल्कुल शंक्वाकार पहाड़ी के समान है सब कुछ, लेकिन क्या हो रहा है भाई साहब? ऊपर शिखर पर विवर होने के कारण, किसके कारण? ऊपर शिखर पर विवर होने के कारण एक दो समोच्च रेखाओं का मान घट जाता है। देखो सारी समोच्च रेखाएं समान अंतराल पर है। समोच्च रेखाएं क्या कर रही हैं? सकेंद्रीय वृत्त बना रही हैं। ठीक है, अब भी मैंने क्या लाइन बोली थी? लेकिन शिखर पर विवर होने के कारण एक दो समोच्च रेखाओं का मान घट जाता है। यहाँ देखो 900, 1100, 1200 बढ़ रहा है मान, फिर घट गया, 1100 आ गया वापस। कितना आ गया? 1100 आ गया। देखो यहाँ पर 1100 है।
देखो यहाँ पर 1100 मान आ गया वापस। ये मान 1100 वापस क्यों आया? ये 1200 था, ये वापस 1100 क्यों आया? क्योंकि शिखर पर क्या है? विवर है। क्या है? विवर है। देख लो भाई साहब, शिखर पर क्या है? विवर है, और इस विवर की वजह से वापस मान कितना आ गया? 1100 आ गया। तो शिखर पर विवर होने की वजह से क्या होता है? समोच्च रेखाओं का मान थोड़ा गिर जाता है। उसके बाद इसको देखो, पठार को। पठार मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले डायग्राम को देखो, इस वाले भाग को छोड़ दो, डायग्राम से समझाता हूं मैं। पठार इस तरीके से होता है। पठार का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? समतल होता है, ठीक है। और इसके किनारे क्या होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं, ठीक है। किनारे तीव्र ढाल वाले हैं, और इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या है? समतल धरातलीय भाग है। अब देखो भाई साहब, पठार को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं किनारे वाले भाग पर पास पास होती हैं। देख लो भाई साहब, किनारे वाले भाग पर क्या है? समोच्च रेखाएं एक दूसरे के पास पास हैं। ये पास पास क्यों है? क्योंकि ढाल अधिक है। लेकिन बीच के भाग में समोच्च रेखाओं का अभाव है। लेकिन भाई साहब देखो, आप खुद भी देख रहे होंगे, इस वाले भाग में कोई भी समोच्च रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर समान धरातल है। क्या है? समान धरातल है। यहाँ पर धरातल में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा ढलान नहीं है, क्योंकि पठार का बीच का भाग सपाट एवं किनारे वाला भाग तीव्र ढाल वाला होता है। अरे भाई साहब, पठार का जो किनारे वाला भाग है वो तीव्र ढाल वाला है, जिसकी वजह से किनारों पर समोच्च रेखाएं कैसी हैं? बिल्कुल पास पास में हैं। लेकिन जो बीच का भाग है कैसा है? समतल धरातलीय भाग है, इसलिए बीच के भाग में कोई भी समोच्च रेखा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आके देखो, ये कुछ अलग तरीके का है, यही पेपर में पूछता है, क्योंकि औरों में तो हमें पता चल जाता है, यहाँ पर हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है, कटक के बारे में बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, कटक, कटक। कटक को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं अंडाकार घेरा बनाती हैं। क्या बनाती है? अंडाकार घेरा बनाती हैं। देख लो, ये अंडाकार घेरा है, ठीक है। कटक को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं क्या करती हैं? अंडाकार घेरा बनाती हैं। अरे देख लो, एक अंडाकार घेरा ये रहा, एक अंडाकार घेरा ये, एक अंडाकार घेरा ये। कटक का मतलब होता है जो ऊपरी भाग है। कौन सा भाग? जो ऊपरी भाग है। देखो, कटक कौन सा है? ऊपरी भाग है। तो इस ऊपरी भाग को या इसको कटक को या ऊपरी भाग को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी हैं? अंडाकार हैं, वर्ताकार हैं। कैसी हैं? अंडे के आकार की हैं, ठीक है। तो कटक में क्या होता है? कटक को दिखाने वाली रेखाएं या कटक को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं किस आकार की होती हैं? अंडे के आकार की होती हैं। कटक को दीर्घ वर्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है, और जो कटक है उसको दीर्घ वर्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कटक कितना बड़ा है। यदि कटक छोटे आकार का है तो उसे छोटे दीर्घ वर्ताकार गोले द्वारा दिखा दिया जाएगा। यदि कटक बहुत बड़ा है तो उसे दीर्घ वर्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर अंडाकार जो घेरा बनता है वो डिपेंड करता है कि कटक कितना लंबा है, कटक कितना बड़े आकार का है, ठीक है। और कटक का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी आकार की घाटी। अब हम पढ़ते हैं वी आकार की घाटी। यहाँ पर कुछ भी नहीं है समझने का, केवल थोड़ा सा पढ़ने का है। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या रामलीला होने वाली है। वी आकार की घाटी। देखो, वी आकार की घाटी को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती हैं। देखो, समोच्च रेखाएं कैसी हैं? उल्टे वी आकार की हैं। देख लो यहाँ पर, ये क्या है? हमारी वी आकार की घाटी है। क्या है ये वी आकार की घाटी है, और इसके ऊपर ये क्या है? ये हमारे वी आकार की घाटी है। इसके ऊपर जो समोच्च रेखाएं हैं वो कैसी हैं? उल्टे वी आकार की, ठीक है। तो वी आकार की घाटी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी आकृति बनाती हैं? उल्टे वी आकार की। कैसी? उल्टे वी आकार की, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना आपको कि वी आकार की घाटी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी आकृति बनाती है? उल्टे वी आकार की। नोट डाल के लिख लो भाई साहब,
गार्ज की स्थिति में समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती हैं, लेकिन ये समोच्च रेखाएं काफी निकट तथा मिली हुई होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गार्ज में मिली हुई क्यों है? अरे भाई लोगों, गार्ज क्या है? वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप है, लेकिन गार्ज का जो किनारा वाला भाग है वो वी आकार की घाटी की तुलना में क्या है? तीव्र ढाल वाला है, खड़ा ढाल वाला है। ठीक है, वी आकार की घाटी में इस तरीके से ढाल होता है, जबकि गार्ज में ढाल इस तरीके से होता है। ये जो अंदर वाला भाग है ये गार्ज है, ये बाहर वाला भाग क्या है? वी आकार की घाटी है। सॉरी, आप अलग तरीके समझोगे, मैं अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अलग तरीके से समझ रहे हो, इसलिए मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी। ठीक है, तो जो ए वाली जो आकृति है, किस वाली? ए वाली आकृति है, ये तो क्या है? गार्ज की है। और जो बी वाली आकृति है ये किसकी है? बी वाली आकृति किसकी है? वी आकार की घाटी की है। तो जो गार्ज होता है उसका जो किनारे होते हैं वो क्या होते हैं? तीव्र ढाल वाले होते हैं। और मैंने अभी पहले बताया था कि समोच्च रेखाएं जब बिल्कुल पास में हो जाती हैं तो समझो वहाँ पर तीव्र ढाल है, और जब समोच्च रेखाएं दूर जाती हैं तो वहाँ पर समझ लो कि ढाल कम है। ठीक है, देखो भाई साहब, अंतःप्रविष्ट, इसमें भी समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती हैं। अंतःप्रविष्ट में भी क्या होती हैं? समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की होती हैं। तो समोच्च रेखाएं उल्टे वी आकार की घाटी को दिखाने के लिए, गार्ज को दिखाने के लिए और अंतःप्रविष्ट को दिखाने के लिए, वी आकार की घाटी, गार्ज और अंतःप्रविष्ट को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं कैसी होती हैं? उल्टे वी आकार की होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यू आकार की घाटी। अरे प्यारे साथियों, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी उतना ही है। यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाओ और सीधा सा केवल ये ध्यान रख लो कि यू आकार की घाटी को दिखाने वाली, यू आकार की घाटी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी होती हैं? उल्टे वी आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? उल्टे वी आकार की होती हैं। वी आकार की घाटी किसके द्वारा बनती है? हिमनद के अपर्दन के द्वारा बनती है। और यू आकार की घाटी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी होती हैं? उल्टे यू आकार की होती हैं। ठीक है, तो यू आकार की घाटी किससे बनती है? हिमनद के अपर्दन से बनती है। यू आकार की घाटी को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी होती है? उल्टे यू आकार की। अब थोड़ा आगे चलो, निलंबित घाटी। देखो इसके बारे में 2 शब्द पढ़ लो, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। निलंबित घाटी में क्या होता है? मुख्य हिमनद के सहायक हिमनद की अपेक्षा बर्फ की मात्रा अधिक होती है, अतः अपर्दन के द्वारा सहायक हिमनद की तुलना में मुख्य हिमनद अपनी घाटी को अधिक गहरा बना लेता है। सहायक हिमनद का बर्फ या जल प्रपात के रूप में मुख्य हिमनद में गिरती है, अतः सहायक हिमनद की ऐसी घाटी को निलंबित घाटी कहते हैं। ये मैं जल्दी क्यों पढ़ा हूँ? क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ। यार यहाँ पर मैंने क्या बताया? यहाँ पर निलंबित घाटी, इसको हटाओ। समान ढाल। देखो भाई साहब, समान ढाल में क्या है? इस तरीके से समान ढाल को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं समान अंतराल पर खींची जाती हैं। क्या है? समान ढाल है, इसलिए समोच्च रेखाएं कैसी हैं? बिल्कुल समान अंतराल पर खींची गई हैं, बिल्कुल समान डिस्टेंस पर खींची गई हैं। उसके आगे देखो असमान ढाल। देखो ये ढाल देखो, फिर इन समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी देखो। यहाँ पर समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी में काफ़ी अंतर है, आपको भी दिख रहा है। तो असमान ढाल को दिखाने वाली समोच्च रेखाओं के मध्य की दूरी भी असमान होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी समोच्च रेखाएं हैं इन सभी के बीच की दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो असमान ढाल को दिखाने वाली समोच्च रेखाओं के मध्य की दूरी भी कैसे होती है? असमान होती है। अर्थात समोच्च रेखाओं की दूरी कहीं पर पास तो कहीं पर दूर होती है। जहाँ पर पास होगी वहाँ पर क्या होगा? ढाल अधिक होगा। जहाँ पर दूर होंगी वहाँ पर क्या होगा? ढाल कम होगा। उसके बाद देखते हैं सीढ़ीदार या सोपानी ढाल।
क्या देखते हैं, सीढ़ीदार या सोपानी ढाल। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत गजब की बात है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, समझ जाओगे। सीढ़ीदार या सोपानी ढाल, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं एक बार डायग्राम से समझाता हूँ। ये दो समुच्चय रेखाओं का क्या है, जोड़ा है, फिर ये दो समुच्चय रेखाओं का जोड़ा है, फिर ये दो समुच्चय रेखाओं का जोड़ा है। बिल्कुल ये क्या है, ये जो समुच्चय रेखाओं का जोड़ा क्या है, बिल्कुल समान दूरी का है। लेकिन इन दोनों जोड़ों के बीच की डिस्टेंस देखो क्या है, अलग है, ठीक है। दोनों जोड़ों के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है। भाई साहब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कम है। फिर इस जोड़े के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। फिर इस जोड़े के बीच की दूरी कम है। फिर इस जोड़े के बीच की दूरी अधिक है। फिर इस जोड़े के बीच की दूरी कम है। मतलब पहले बीच में दूरी कम होती है, फिर अधिक होती है, फिर कम होती है, फिर अधिक होती है। ये सीक्वेंस चलती है। अब ध्यान से लाइनों को पढ़ो, अब समझ जाओगे। मानचित्र में ढालों को प्रदर्शित करने के लिए दो दो समुच्चय रेखाओं के जोड़े इस प्रकार खींचे जाते हैं। यहाँ पर क्या है, दो दो समुच्चय रेखाओं के जोड़े हैं। इनके बीच की दूरी परस्पर कम एवं समान रहती है। इन दोनों जोड़ों के बीच की दूरी देखो क्या है, परस्पर समान भी है और कम भी है। लेकिन दो समुच्चय रेखाओं के जोड़ों के बीच की दूरी अधिक होती है। लेकिन इन दो समुच्चय रेखाओं के बीच के जो जोड़े हैं ना, इन दो समुच्चय रेखाओं के जो जोड़े हैं, इन जोड़ों के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। मतलब सीढ़ीदार ढाल या सीढ़ीनुमा ढाल को दिखाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, एक बार आंख बंद करो और सुनो। यहाँ पर ढाल को प्रदर्शित करने के लिए दो दो समुच्चय रेखाओं के जोड़े होते हैं। उन दोनों समुच्चय रेखाओं, जो दो दो समुच्चय रेखाओं के जोड़े हैं, उस जोड़े की दोनों समुच्चय रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती है और समान अंतराल पर होती है। लेकिन दो जोड़ों के बीच की जो दूरी है, इन दो जोड़ों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, हमें क्या दिखा रहा है भाई साहब, क्या दिखा रहा है, सीढ़ीनुमा ढाल दिखा रहा है। अब मैं बताता हूँ, देखो ये सीढ़ीनुमा ढाल इस तरीके से बनता है ना, ठीक है। तो जहाँ पर ढाल तीव्र होता है वहाँ पर समुच्चय रेखाएं पास पास हैं, ठीक है। जहाँ पर ढाल कम है, ढाल कहाँ पर कम है, ढाल यहाँ पर कम है। जैसे यहाँ पर ढाल कम है, यहाँ पर ढाल कम है, तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय रेखाएं अधिक अंतराल पर है। और यहाँ पर ढाल अधिक है तो इसलिए समुच्चय रेखाएं पास पास में जोड़े के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखो एक होता है उत्तल ढाल, एक होता है अवतल ढाल। उत्तल ढाल और अवतल ढाल, इसके बारे में देखो भाई साहब। उत्तल ढाल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अवतल ढाल कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब एक बार मैं दोनों डायग्रामों को एक साथ लेके समझा रहा हूं आपको। ये तो क्या है, उत्तल ढाल है, ठीक है। ये क्या है, क्या अवतल ढाल है। एक मिनट, ये अवतल ढाल वाला मेरे सही थोड़ा सही नहीं बना। ये क्या है, अवतल ढाल है। अब भाई साहब समुच्चय रेखाएं खींचें, क्या होगा, समान अंतराल है तो क्या होंगी, समुच्चय रेखाएं पहले दूर दूर होंगी। एक समुच्चय रेखा यहाँ, फिर एक समुच्चय रेखा यहाँ, फिर थोड़ा थोड़ा ढाल बढ़ता जा रहा है इसलिए हम समुच्चय रेखाएं पास करते जा रहे हैं। फिर ढाल बढ़ता जा रहा है, समुच्चय रेखाएं पास करते जा रहे हैं। अब भाई साहब ढाल बिल्कुल तीव्र हो गया तो हमारी समुच्चय रेखाएं बिल्कुल पास पास में हो गई, ठीक है। अब अवतल ढाल में देखो क्या है, ढाल तीव्र है इसलिए समुच्चय रेखाएं पास पास में है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ढाल कम होता जा रहा है, मतलब समुच्चय रेखाएं दूर खींची जाएंगी। और इसके बाद में क्या है, ढाल बिल्कुल समतल है इसलिए समुच्चय रेखाएं बहुत दूरी पर खींची जाएंगी, ठीक है। अब इस दोनों डायग्रामों से आप समझ गए होंगे कि आगे अब मैं क्या बताने वाला हूं, ठीक है। देखो यह डायग्राम था, यहां पर क्या है, समुच्चय रेखाएं बिल्कुल पास पास में मतलब ढाल अधिक है। यहाँ पर क्या समुच्चय रेखाएं दूर दूर है मतलब ढाल कम है। तो
उत्तल ढाल को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाओं में ढाल के ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं। ढाल का ऊपरी भाग कौन सा है? अरे ढाल का प्यारे साथियों ऊपरी भाग कौन सा होगा? ढाल का ऊपरी भाग होगा ये वाला भाग। यहाँ पर क्या है? ढाल कम है इसलिए समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं। लेकिन ढाल के निचले भाग में समोच्च रेखाएं पास पास हैं। लेकिन जो ढाल का निचला भाग है यहाँ पर क्या है? समोच्च रेखाएं पास पास हैं क्योंकि ढाल अधिक है। ठीक है, तो उत्तल ढाल में ढाल के ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं क्योंकि ढाल कम है, और ढाल के निचले भाग में ढाल अधिक होने की वजह से समोच्च रेखाएं पास पास में। ठीक है, बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है किसमें? अवतल ढाल में। अवतल ढाल में इससे जस्ट उल्टा हो रहा है। अवतल ढाल में क्या हो रहा है? जो ढाल का ऊपरी भाग है यहाँ पर क्या है? समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में हैं क्योंकि अवतल ढाल का जो ऊपरी भाग है उसमें ढाल अधिक होता है। लेकिन अवतल ढाल का जो निचला भाग है उसमें क्या होता है? ढाल कम होता है, इसलिए समोच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो उत्तल ढाल में क्या होगा? उत्तल ढाल में क्या होगा? ढाल के निचले भाग में समोच्च रेखाएं पास पास हैं जबकि ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं। अवतल ढाल में क्या होगा? ढाल के ऊपरी भाग में समोच्च रेखाएं पास पास हैं जबकि निचले भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछता है वो। किन किन को? उत्तल ढाल, अवतल ढाल, समान ढाल और असमान ढाल। अब मैं पढ़ाता हूं आपको भृंगु। भृंगु को क्लिफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिफ बोलते हैं। और यदि पेपर में ओवरऑल बताऊं ना भाई साहब, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता है वो। ठीक है, यहां पर आप कुछ भी याद मत करो, बस केवल ये बात याद कर लो। कौन सी? मैं बताने वाला हूं भृंगु से रिलेटेड एक बहुत प्यारी बात है। देखो, किसी समुद्र तट के किनारे स्थित चट्टान का लंबवत ढाल वाला किनारा भृंगु कहलाता है। ये मैं आपको जब टोपोग्राफी पढ़ाया था तब बता दिया था। समुद्री क्लिफ को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं एक किनारे पर आपस में मिली हुई होती हैं। बस ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वाली बात के ऊपर आप जितनी लाइन खींचना चाहो खींच दो कि क्लिफ को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं कैसी होती हैं। तो समुद्री क्लिफ को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं एक किनारे पर आपस में मिली हुई होती हैं। अब मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूं आपको, टेंशन मत लो। जैसे इस किनारे वाले भाग पर सारी समोच्च रेखाएं मिली हुई हैं, देख लो सारी की सारी समोच्च रेखाएं इस किनारे वाले भाग पर मिली हुई हैं। देख लो जितनी भी समोच्च रेखाएं हैं वो इस किनारे वाले भाग पर मिली हुई है। ठीक है, तो भृंगु या क्लिफ को दिखाने वाली समोच्च रेखाएं एक किनारे पर आपस में मिली हुई होती हैं। अब थोड़ा आगे चलो, कगार, इसको देख लो। कगार को किसी कटक अथवा पहाड़ी का खड़ा या समान रूप से तेज ढाल वाला किनारा कगार कहलाता है। ठीक है, किसी कटक अथवा पहाड़ी का खड़ा या समान रूप से तेज ढाल वाला किनारा कगार कहलाता है। कगार दिखाने वाली समोच्च रेखाएं अपेक्षाकृत पास पास बनी होती हैं। आप सभी को पता है जहां पर ढाल तेज है वहां पर समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास होती हैं। ठीक है, तो कगार दिखाने वाली समोच्च रेखाएं अपेक्षाकृत बिल्कुल पास पास बनी होती हैं। अब हम बात करें जलप्रपात की। देखो जलप्रपात से भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसके ऊपर भी आप जितनी लाइन खींचना चाहो खींच सकते हो। ठीक है, तो जहां पर जलप्रपात की स्थिति होती है वहां पर कुछ समोच्च रेखाओं को आपस में मिला दिया जाता है क्योंकि जलप्रपात की स्थिति लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत बताता हूं मैं, ये कोई जलप्रपात है। ठीक है, ये कोई खड़ा ढाल वाला भाग है, यहां से ये कोई नदी आकर इस तरह से गिर रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? जलप्रपात की स्थिति कहां बन रही है प्यारे साथियों? जलप्रपात की स्थिति बन रही है यहां पर। तो इस जलप्रपात को दिखाने के लिए क्या होंगी? समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहां पर ढाल सबसे ज्यादा तेज है। ठीक है, तो जहां पर जलप्रपात गिरता है, जहां पर जलप्रपात बनता है, जहां पर जलप्रपात बनता है उस स्थान को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास में हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद देखो झील, सुनो, किसी गर्त या झील को बंद वृत्ताकार समोच्च रेखाओं से दिखलाया जाता है। समोच्च रेखाओं का मान केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो किसी झील या गर्त को बंद वृत्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है।
ध्यान से सुनना, किसी झील या गर्त को बंद वर्ताकार समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखलाया जाता है। समोच्च रेखाओं का मान केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। उसके बाद में बात करूं टेकरी युक्त मैदान। किसी मैदान में टेकरी को प्रदर्शित करने के लिए दूर दूर बनी समोच्च रेखाओं के बीच बीच में वर्ताकार बंद समोच्च रेखाएं खींच दी जाती हैं। टेकरी का मतलब क्या है भाई साहब, मैं बताता हूँ। ये हमारा क्या है, कोई धरातल या मैदान है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये कभी कहीं 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 पर क्या है, ऊंचे भाग है। तो इन टेकरी वाले या इन ऊंचे भागों को दिखाने के लिए क्या की जाती है, समतल मैदान में है। ये टेकरियां कहाँ पर है, समतल मैदान में है। तो किसी मैदान में टेकरी को प्रदर्शित करने के लिए दूर दूर बनी समोच्च रेखाओं के बीच बीच में वर्ताकार बंद समोच्च रेखाएं बना दी जाती हैं। जहां पर थोड़ा सा उच्चावच होता है, जहां पर टेकरी होती है, टेकरी का मतलब होता है ऊपर उठा हुआ भाग। जैसे ये धरातल था, धरातल पर ये 4 टेकरियां मतलब 4 ऊपर उठे हुए भाग हैं। तो इन ऊपर उठे हुए भागों को दिखाने के लिए क्या होगा, बंद वर्ताकार क्या बना दी जाएंगी, समोच्च रेखाएं बना दी जाएंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ी आकार की नहीं होती टेकरी, इसलिए इन्हें छोटे आकार के गोलों के द्वारा बना दिया जाता है। यदि सपोज दैट कोई टेकरी बहुत बड़े आकार की है तो उसको एक बड़े बंद समोच्च वर्त के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद भाई साहब ढाल विश्लेषण की विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, ढाल विश्लेषण की विधि। अब भाई साहब एक बात सुन लो पहले तो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो चाहे कॉलेज लेक्चरर की, इस वाली बात के ऊपर जितनी लाइन खींचना चाहो खींच दो। आपेक्षिक उच्चावच, ये विधि किसने दी थी, G.H. स्मिथ ने दी थी। औसत ढाल किसने दी थी, रेज व हेनरी ने दी थी। कोणीय ढाल वेंटवर्थ की विधि। ठीक है, तो आपेक्षिक उच्चावच के लिए G.H. स्मिथ की विधि, औसत ढाल के लिए रेज व हेनरी विधि और कोणीय ढाल के लिए वेंटवर्थ की विधि। तो एक बार आंख बंद करो और सुनो, आपेक्षिक उच्चावच G.H. स्मिथ की विधि, औसत ढाल रेज व हेनरी की विधि, कोणीय ढाल वेंटवर्थ की विधि। दोबारा से सुन लो, आपेक्षिक उच्चावच G.H. स्मिथ की विधि, औसत ढाल रेज व हेनरी की विधि, कोणीय ढाल वेंटवर्थ की विधि। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कल पढ़ेंगे प्रोजेक्शन। क्या, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।